नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। न्यूज रूम से आज सवाल इंडिया में जो लीड स्टोरी हमारी है, सबसे पहले उन 4 सवालों के इर्द गिर्द आपको तस्वीर बताते हैं जो आज राजनीति में छाए रहे। 2027 के यूपी चुनाव में ब्राह्मण किसके लिए शंख बजाएगा, बड़ा सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल, अब राहुल गांधी पर अपनों का ही अविश्वास। आखिर कांग्रेस इंडिया अलायंस में कैसी स्थिति में क्यों आ गई है जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तीसरा अहम सवाल, नीतीश के मंत्री खान पान के पहरेदार आखिर क्यों बन गए हैं। और वो सवाल जो आज शो में हमारी लीड स्टोरी है, क्या उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर कुछ बड़ा होने वाला है। डर जो है वो अपराधी को लगता है पुलिस से, जो निरपराध होता है उसको पुलिस से कोई डर नहीं होता। तो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं। मैं आज पुलिस सामने देना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप बहुत चिल्ला रहे हैं। आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा तो वो वापस दिया, मुझे उन्हें जेल भेज। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं, भ्रम है। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है। तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है। शंकराचार्य, मेरे शब्द कहते ही आपके मन में पहला विचार क्या आया? उम्मीद कर रही हूं आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि शंकराचार्य जो भी हो, उनसे जुड़ी खबर कुछ भी हो, उन पर आरोप क्या हो, राजनीति क्या हो, हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। हमें क्या। जी हाँ, इस हमें क्या वाली सोच से जरा बाहर आइए। सनातन धर्म में शंकराचार्य पद की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, जो स्वयं भगवान शिव का अवतार माने गए, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में 4 वेद कंठस्थ कर लिए, देश में 4 मठों की स्थापना की, आज वही आदि गुरु शंकराचार्य जब ये सुन रहे होंगे कि ज्योतिष पीठ उत्तराखंड के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुक ब्राह्मण के यौन शोषण का आरोप है, जज के सामने शिकायत गई है, एफआईआर हो गई है, ना जाने कब गिरफ्तारी हो जाए। संभवतः किसी शंकराचार्य की गिरफ्तारी और इतने गंभीर आरोप का यह पहला मामला होगा। सोचिए आज आदि गुरु शंकराचार्य क्या सोच रहे होंगे। क्या वो सोच रहे होंगे कि शंकराचार्य सिस्टम में राजनीति घुस गई है, या राजनीति शंकराचार्य पद का भी धर्म हो गया है। क्या वो सोच रहे होंगे कि जिस सनातन धर्म को उन्होंने संगठित किया, एक किया, आज वही धर्म और उस धर्म के 4 मठाधीश शंकराचार्य सत्ता समर्थक या सत्ता विरोधी के रूप में देखे जाने लगे हैं। क्या वो ये भी सोच रहे होंगे कि शंकराचार्य का पद जब उन्होंने स्थापित किया तब धर्म ही कसौटी था, लेकिन आज वही पद जब कानून, संविधान, न्यायपालिका की कसौटी पर परखा जाएगा तो धर्म कहां खड़ा होगा। ये सवाल इंडिया का भी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ खुद गोरक्षपीठ के महंत हैं। 2 बार से भगवाधारी सीएम की अगुवाई वाली सरकार है। जिस वक्त राज्य में काशी में बैठे शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर है। भगवा पहने हुए, जो कि भारत में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, उसके साथ योगी ग्लोबल सीईओज के साथ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन यूपी में राजनीति का रंग देखिए कि संत समाज से आने वाले सीएम के राज्य में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि सीएम 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें। सीएम कहते हैं धर्म की आड़ में कालनेमी से सावधान रहें। लेकिन माघ मेले से शुरू हुए विवाद में नया अध्याय, शंकराचार्य पर यौन शोषण मामले में एफआईआर है। सवाल इंडिया का यह है कि एफआईआर की टाइमिंग क्या राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि शंकराचार्य खुद कह रहे हैं? क्या नाबालिगों के आरोपों की गंभीरता राजनीतिक आरोपों में दब तो नहीं जाएगी? क्योंकि एक सच यह भी है कि अखिलेश यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने तो शंकराचार्य से माफी मांग ली थी, लेकिन योगी जी क्यों नहीं गलती पर माफी मांगते। माफी तो नहीं आई, लेकिन देखिए मैसेजिंग जरूर हुई है। यूपी में जिन बटुकों के साथ माघ मेले में धक्का मुक्की हुई, शिखा खींची गई, योगी आदित्यनाथ के ही डेप्यूटी ब्रजेश पाठक उनको चंदन तिलक लगाते हैं, सम्मान करते हैं। तो अब ये लड़ाई सिर्फ सत्य और असत्य की नहीं, अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म की भी है। तो शंकराचार्य पद की गरिमा, उससे जुड़ी आस्था और आरोपों की कालिख पर
फैसला देने का अंतिम अधिकार तो अब न्यायालय के हाथ में है, तो न्यायालय का धर्म से जुड़े इस पद पर क्या धर्म स्थापित करेगा, फैसला अब इसका होगा। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद अब शंकराचार्य से जुड़ा मामला सबसे गंभीर मोड़ पर है। खबर है कि प्रयागराज पुलिस वाराणसी में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है। हमने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से खास बातचीत में पूछा कि वो खुद पुलिस के पास जाएंगे या पुलिस आएगी। चले जाएंगे कि पुलिस को आने देंगे? नहीं, पुलिस को आने देंगे मतलब पुलिस के यहाँ आके करेगी कि आप खुद चले जाएंगे, क्लोज आप कर लोगे? वो गिरफ्तारी करने का, जब हमको आके कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं तभी ना हम जाएंगे, ऐसे कैसे? तो वो आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि जरूरत क्या है, उसके बाद वो हमारी बात का जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पूरे मामले में लगातार बोलते रहे हैं। उनका ताजा बयान कुछ घंटे पहले का है, जिसमें यूपी के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक अखिलेश के निशाने पर रहे। सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरे लोगों के खिलाफ प्रयागराज के झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर कथित यौन शोषण का मामला है और याचिकाकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्यामठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं, और पंचम स्तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी कौन हैं? अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि वो राम कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए। हमने जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी पूछा कि अखिलेश जो बात कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे। गुरुजी प्रणाम, हम लोग पत्रकार एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव बोले हैं कि उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरुजी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरुजी? नहीं, जवाब देंगे। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब जी। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं, भ्रम है। और इन सब के बीच देखिए, धर्म की अपनी राजनीति है और राजनीति का अपना धर्म है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी भी उतनी ही तेज है। इस पूरे विषय को लेकर कुछ देर पहले मैंने एक डिबेट होस्ट की और इस डिबेट के दौरान संत समाज ने कम से कम ये जरूर माना कि शंकराचार्य के पद को इस तरह के किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए। इस तरह के आरोप उन्हें प्रभावित करेंगे, लेकिन साथ ही जांच के बाद ही सत्य सामने आ पाएगा। जिस समय स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 40 दिन के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण दें, गौ रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कानून बनाएं, हम देखते हैं कि उसके चंद दिन के बाद उनके ऊपर ये एफआईआर होती है। यौन शोषण के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये टाइमिंग संयोग है, आपकी नजर में क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरे करीब 25 वर्षों से मेरे संबंध है
पूज्य अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या जिन पे और दूसरे उनके जो शिष्य लगे के आरोप लगे हैं मुकुंदानंद जी महाराज, मैं जानता हूं और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उससे वो बिल्कुल चरित्रवान व्यक्ति है और उन्होंने राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा रक्षा के लिए शुरू से हमेशा से कार्य किया है। मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए आरोप तो बहुत संगीन है, लेकिन देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट की जांच से पहले आप कैसे कह रहे हैं, कोर्ट की जांच से पहले आप कैसे कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा है? क्या इस देश में 2 नाबालिगों के आरोपों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्या इन आरोपों की गंभीरता को न्यायालय से परखा नहीं जाना चाहिए? न्याय की कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए? भाई कानून की देवी अगर तराजू लेकर खड़ी हैं तो वो अपने तराजू से फैसला करें, उससे पहले राजनीतिक दल फैसला कर देंगे। ये कहां तक सही है सर? देश के कानून पर भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए, हम सुन तो लीजिए, हम न्यायालय का सम्मान करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यायालय के अखिलेश जी कह रहे हैं झूठा मुकदमा है सर। हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे उन पे सर 2 बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान करते हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं झूठा मुकदमा है। अभी मैंने अरे तो आगे तो बोलने दोगे कि नहीं? अच्छा, आगे बोलने देंगे नहीं, बस इतने पे रुक जाए क्या? कैसे? मुझे लाइन तो कंप्लीट करने दीजिए ना। आप या तो आप जो कहो वो तो बोलूंगा नहीं मैं। मैंने कहा हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पे बैठे, सर्वोच्च पद पे बैठते हैं। हमें उन पे अटूट विश्वास है। हमें अपने सनातनी धर्म होने का, सनातनी धर्म पे जो धर्म गुरु हैं उन पे हमें विश्वास है। मेरी आस्था है। विक्रमादित्य जी, अब मेरी आस्था क्या होती आगे चल। अनुराग जी ने लेकिन एक बात बड़ी क्लियर कट बोली है और मैं संवाद में इसको आगे लेकर आना चाहती हूँ, बड़ी अहम है। ये कैसी परिस्थिति आकर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है विक्रमादित्य जी? और मुझे जरा बताइए, देखिए ये बात तो सही है ना उनकी कि संत समाज अगर बटा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये धर्म का नुकसान है, ये धर्म की हानि है। और क्या संत समाज को इसकी चिंता हो रही है या नहीं हो रही है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे रैली से, मंच से ये कहते हैं, कालनेमी जिक्र कर देते हैं वो इस पूरे विवाद के इर्द गिर्द कि धर्म के कालनेमी घूम रहे हैं। और हम वही देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री बटुक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिखा खींचा जाना जो है महापाप है। सरकार में हमें ये 2 ध्रुव क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये 2 ध्रुवों का दिखना, विक्रमादित्य जी, संत समाज की नजर में क्या है? आज मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप बड़ा क्लियर कट जवाब देंगे इसका। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं होगा सर, खुलकर बोलते हैं आप। आज खुलकर बोलिए सर, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, सनातन को मानने वाले, फॉलो करने वाले। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राय हो सकती है और संत समाज एक है। संत समाज जो गलत है वो जो गलत ही कहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। संत समाज हमेशा सत्य सामने लाने का बात करता है। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई गलत है, कोर्ट की कार्रवाई के अनुसार से कार्य होना चाहिए, सब बात से हाथ जोड़कर। मैं कह रहा हूँ भदौरिया जी ने आज जो, भदौरिया जी के अध्यक्ष जी ने आज जो काम किया है, पूरे देश ने कल सुना है कि उन्होंने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी मेरे पास आए थे 420 का केस लेकर, मैंने माफ कर दिया, गलती करी। अरे 420 तब कर रहे थे आप, ये आज कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर ये बता रहे हैं कि 420 कौन है। अरे भाई वो बताइए ना कि 420 केस आप साफ कर देते। आप बताइए ना कि आपने 420 तब करी थी या कल बैठकर आप टीवी पर कह रहे थे कि 420 हमने माफ नहीं करना चाहिए, यानी आप गलत केस फंसाएंगे आदमी को। आपके तरह से होता था गलत केसों में फंसाने के लिए। आप इस वक्त जो राजनीतिक गंदी खेल रहे हैं, पूरा देश वो समझ रहा है, डिवाइड एंड रूल आप कर रहे हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, आज वो राम भक्त का स्वांग रच के सामने आ गए हैं। फलहारी महाराज जी, संविधान न्यायालय में जब केस जाएगा तो ये अपराधी आशुतोष पांडे स्वयं कबूल कर लेगा कि हाँ मैं फर्जी हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही गलत बड़ा माफिया है। इसने पहले गौहत्या का केस, गौहत्या कराई थी, इसने ठगी की है, इसने सारे गलत काम किए अपने जीवन में, कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है। इसलिए सनातन धर्म पर, हमारे सर्वोच्च पद पर उंगली उठा रहा है। ये आदमी बिल्कुल ही सनातनी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसके जो जटा है ना वो भी नकली है। राजनीतिक बयान अपनी जगह, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ये बात कह रहे हैं कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन बादल आते हैं चले जाते हैं, सूरज जस का तस रहता है। नहीं, कैसा दिन आ गया। एक हिस्ट्री सीटर कहानी फर्जी बना करके आता है और पूरा देश उसी की इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। फर्जी कहानी में कितना दम है कि वो
पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और न्यायालय, पुलिस के पास गया, न्यायालय के पास गया और चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। एक फर्जी कहानी पे जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है वो लड़के ना तो कभी हमारे मठ में आए, ना तो कभी हमारे विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो कोई उन्होंने पढ़ा ना लिखा, ना लेना ना देना, लेकिन कहानी तैयार है और चीज़ें हो रही हैं। अच्छा देखिए, जो बच्चे हैं उनके माँ बाप होंगे ना, वो माँ बाप अभी तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके जो प्रधानाचार्य होंगे, जिस विद्यालय में पढ़े होंगे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो किसी हॉस्टल में रहते होंगे तो वहाँ उनका वार्डन होगा, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति जो कह रहा है कहानी में कि ये लड़के अचानक मेरे पास आए और कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप हमारे को रक्षा करिए, यही व्यक्ति उनका सर्वे सर्वा बना हुआ है। इस देश में जुवेनाइल बोर्ड है कि अगर माइनर कहीं पीड़ित हों तो हम उनकी रक्षा करेंगे। तो कितना बजट उनके ऊपर खर्च हो रहा है। आज तक जुवेनाइल बोर्ड सामने नहीं आया कि बच्चे कहाँ हैं, हमारी कस्टडी में दो। माता पिता सामने नहीं आए कि हमारी कस्टडी में दो। ये क्या हो रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका हिस्ट्री शीट में नाम है, वो व्यक्ति उन बच्चों का अभिभावक बनके जो कह रहा है, आप जैसे लोग खूब अच्छे से उसको सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं ये हिस्ट्री शीटर है, वो जो कह रहा है उस पर चर्चा हो रही है और शंकराचार्य जो कह रहा है उस पर अविश्वास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो? ये इसलिए हो रहा है कि गौ माता की रक्षा की आवाज़ हमने उठा दी है और हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनका जवाब सरकारों के पास नहीं है। विशेष करके इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है, उनके पास नहीं है और इसीलिए वो हमारी आवाज़ को चुप कराने के लिए इस तरह के पैंतरे। ये आशुतोष महाराज जी जो हैं, इनसे आपका कुछ व्यक्तिगत पुराना कुछ झगड़ा? परिचय ही नहीं है उनका। उन्होंने पहले कहा झगड़ा हुआ, फिर जब वो इसमें आए मीडिया में आरोप के लगाने के कारण, उन्होंने पहले प्रयाग में कोई अड्डा, प्रयागराज अड्डा ऐसा कुछ चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हमको दिखाया गया, तब हमको पता चला, इनको देखा हमने, तब उनका नाम याद आया। हम तो इनसे परिचित हैं नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं सीडी भी पेश कर दिया है, बच्चों की गवाही 173 में हो। सीडी पेश कर दिया है तो वो सीडी सार्वजनिक कर दो। हम तो यही कह रहे हैं, सीडी ही सार्वजनिक कर दो। तो यूपी में चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले क्या शंकराचार्य और उनसे जुड़ा हुआ विवाद अगले साल के चुनाव की नींव भी रख चुका है? ये एक सवाल है। क्या ये आधार बनेगा? ये भी सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आगे विकल्प क्या है अब शंकराचार्य के पास, क्योंकि ये मामला अब कानून की दहलीज तक पहुंच चुका है। क्या हो सकता है आगे, इस पर हमारे सहयोगी रणवीर ने जानकारी दी। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब ऐसे में प्रयागराज पुलिस के पास कुल 3 विकल्प हैं। पहला, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करके पूछताछ करें। अगर वो गिरफ्तार ना करना चाहें तो दूसरे विकल्प के तौर पर वो यहाँ वाराणसी में इस आश्रम आकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जो भी सवाल पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये है कि इन्हें नोटिस दे करके झूसी बुलाया जाए और झूसी में बुला करके उनसे उन सवालों के जवाब लिए जाएं जो सवाल पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछना चाहती है। और अगर बात करें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास विकल्पों की, तो ये फिलहाल पॉक्सो कोर्ट में मामला दर्ज होने की वजह से एंटीसिपेटरी बेल तो फाइल नहीं कर सकते, लेकिन ये एफआईआर को क्वैश करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका डाल सकते हैं। अब देखना होगा पुलिस और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दोनों विकल्पों में क्या चुनते हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में राज्य में धार्मिक और राजनीतिक तूफान खड़ा है, उस समय योगी आदित्यनाथ हैं विदेश दौरे पर। सिंगापुर में उनका 3 दिवसीय दौरा है और यहाँ पर आज उन्होंने कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड सीईओ के साथ मुलाकात की। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। नया भारत ऐसा है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है और जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि नया भारत आज दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। नए भारत पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और वो नया भारत जो बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। आज भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। कोई सोच सकता है आज से पहले 11 वर्ष पहले
कोई भारत के बारे में सोचता था कि क्या भारत डिजिटल इंडिया की बात करेगा? तो घरेलू मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को लेकर राज्य में हो रही सियासत के भी केंद्र में है। वजह साफ है, ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है जिसे हर कोई अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। आपको दो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ। पहली 23 दिसंबर की दिखाती हूँ, जब लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद ब्राह्मणों को लेकर सियासत और बयानबाजी का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। दूसरी तस्वीर कल यानी 22 फरवरी की है, जब आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में ब्राह्मणों से ही चुनावी शंखनाद कराया, नारा भी दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा और एनडीए सरकार बनाएगा। ब्राह्मण समाज को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज के पक्ष में बात कर रहे हैं। नया नारा भी आ गया है मार्केट में ओम प्रकाश राजभर के लिए कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर बढ़ता जाएगा। आपको लगता है ब्राह्मण तो बंधा हुआ वोट भाजपा का माना जाता है? तो हम भी तो एनडीए में हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, एनडीए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। और पीला झंडा, पीला पगड़ी, पीला झंडा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नया नारा दिया है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और राजभर बढ़ता जाएगा। फिर बोले ब्राह्मण शंख बजाएगा और एनडीए सरकार बनाएगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर कल पूर्वांचल के आजमगढ़ में थे। यहां से उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। राजभर की रैली सिर्फ चुनावी बिगुल फूंकने भर नहीं थी, बल्कि आजमगढ़ से चुनावी शंखनाद के कई मायने भी थे। मायने इस तरह क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और यहाँ से चुनावी बिगुल फूंकने का मतलब है अखिलेश को उनके गढ़ में सीधे सीधे कड़ी चुनौती देना। लेकिन राजभर के इस समरसता रैली की जो सबसे खास बात रही वो ये कि इस रैली में ब्राह्मणों के लिए अलग से एक मंच बनाया गया था। यहाँ से ब्राह्मणों ने शंखनाद कर महारैली की शुरुआत की। ये मंच के साथ साथ भीड़ में भी दसियों हजार ब्राह्मण समुदाय के लोग आए हुए हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि शंखनाद का कार्यक्रम हुआ। समस्त ब्राह्मण यहाँ से लेकर के भीड़ तक जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने शंख बजा करके इस कार्यक्रम का शंखनाद किया है। महारैली में ओम प्रकाश राजभर ने नया नारा देने के साथ साथ ये भी कहा कि महारैली में ब्राह्मणों की भारी भीड़ आई। सारे ब्राह्मण मिलकर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज के पक्ष में बात कर रहे हैं। नया नारा भी आ गया है मार्केट में ओम प्रकाश राजभर के लिए कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर बढ़ता जाएगा। आपको लगता है ब्राह्मण तो बंधा हुआ वोट भाजपा का माना जाता है? तो हम भी तो एनडीए में हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, एनडीए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। बीते 2 महीने से ब्राह्मणों को लेकर सियासी रण जारी है और अब राजभर भी इसमें अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं। आपको बताते हैं कि कल की रैली में राजभर ने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा, जो आज की हाईलाइट बन रहा है। नारा दे दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, यूपी में एनडीए सरकार बनवाएगा। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है और वो समाज को दिशा देता है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। ब्राह्मणों की वजह से कार्यक्रम में सफलता मिली। ब्राह्मण मान चुके हैं कि राजभर के साथ मिलकर दिशा दिखाएंगे। अखिलेश ब्राह्मण की ताकत मानने को तैयार नहीं थे और अब अखिलेश भी ब्राह्मणों की ताकत मान रहे हैं। तो राजभर ने जो रैली की जिसमें ब्राह्मणों के लिए नया नारा दिया, उसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि राजभर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा का जो भी किला बचा है उसे 27 में ध्वस्त कर देंगे। इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये केवल एसी गाड़ी और एसी बंगले में घूमने के लिए ललायत रहते हैं। ये लगातार जो है वो समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो अगड़ी जाति के समान वर्ग के गरीब लोग हैं, उनको हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी के सब किले ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो। अंतिम किला के रूप में आजमगढ़ बचा है और इस रैली ने आज जो है ये संदेश दिया कि 2027 में आजमगढ़ के किला भी ध्वस्त हो जाएगा।
चलिए एक साथ छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंडिया अलायंस में कांग्रेस की पोजीशनिंग पर अपनों ने ही कैसे उठा दिए हैं बड़े सवाल। आखिर क्या होने वाला है अगले चुनाव में, पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो संसद में बजट सत्र का जो दूसरा सेशन है वो 9 मार्च से शुरू होना है। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन विपक्ष में ही क्या चल रहा है? इंडिया अलायंस में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक अनसेड सा अविश्वास प्रस्ताव दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ एआई समिट में जो कुछ हुआ उसे लेकर पार्टी के भीतर दिग्गज ही असहज महसूस कर रहे हैं कि शायद ये बहुत सही कदम नहीं था, और दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो बड़ा डंके की चोट पर ये कह रहा है कि नहीं, जो किया गया बिल्कुल सही किया गया। और इन सब के बीच मणिशंकर अय्यर दे देते हैं एक ऐसा बयान जो राहुल गांधी की लीडरशिप पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया कि इंडिया अलायंस की अगुवाई कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है। अपने बयानों से अक्सर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने इस बार ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी पर से अपनों का ही विश्वास खत्म होता जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या पार्टी के नेताओं को ही राहुल गांधी अब स्वीकार नहीं है? क्या कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? क्या इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस न निगलते बन रही है न उगलते बन रही है? मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको मणिशंकर अय्यर का पूरा बयान सुनाते हैं। ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है, और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। मणिशंकर अय्यर साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के बिना अलायंस बिखर जाएगा। राहुल गांधी को नसीहत भी दी कि वो इस पद को न संभालें। ममता के अलावा अय्यर ने स्टालिन, तेजस्वी और दूसरे नेताओं का भी नाम लिया। बयान से एकदम साफ है कि राहुल गांधी में अय्यर को ऐसी ताकत नहीं दिखती कि वो इंडिया गठबंधन को संभाल सके। बहरहाल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ अय्यर ही साफ शब्दों में राहुल को आड़े हाथों ले रहे हैं। पिछले दिनों एआई समिट में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उसे लेकर कांग्रेस के ही नेता मार्गरेट अल्वा ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. मार्गरेट अल्वा ने सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला। मार्गरेट अल्वा के बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की हरकतों की वजह से जनता उन्हें अब धिक्कार रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। पिछले दिनों शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी कुछ ऐसा लिखा गया जिसने सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। सामना में लिखे लेख के मुताबिक अलग अलग राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं।
इसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में भी मुकाबला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर विभाजन से बीजेपी को फायदा हुआ है। संसद का हंगामा अलग है, लेकिन देश में लोगों की सोच बदल रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को जल्द फैसला करना होगा कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, ममता, स्टालिन या कोई तीसरा नेता। नेतृत्व को लेकर ममता और स्टालिन का नाम तो लिया गया, लेकिन राहुल गांधी के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसे में अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या अब तक एनडीए के तीखे निशाने पर रहने वाले राहुल गांधी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं? क्या राहुल को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता भी अब खिलाफत के मूड में हैं? बहरहाल जिस तरह राहुल को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में सियासत एक नई मोड़ जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार अपने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हों। मणिशंकर ने इससे पहले कहा था कि मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। इंडिया गठबंधन की कमान ममता, स्टालिन या अखिलेश को संभालने देनी चाहिए। फरवरी 2026 में ही नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी को ये तक नहीं पता कि उनके अंडर क्या चल रहा है। राहुल गांधी जिस कुर्सी पर हैं वो उस कुर्सी के लायक नहीं है। शकील अहमद ने जनवरी 2026 में कहा कि राहुल गांधी जवाबदेही से बचते हैं। खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष, लेकिन सारे फैसले राहुल लेते हैं। राहुल उन्हें बढ़ावा देते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। राशिद अल्वी ने जनवरी 2026 में कहा कि मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जो राहुल गांधी के लिए एक मुश्किल कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर जरूर खड़ी करते हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीजेपी के एक नेता आज सुबह से चर्चा में है। सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने परोपकार में भी मजहब को आधार बना लिया और धर्म पूछ पूछ कर कंबल बांटे। नाम तेरा? हट एक तरफ। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। नाम सुनकर हटाने की हट कर बैठे नेताजी का नाम है सुखबीर जौनापुरिया। सवाई माधोपुर से दो बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। सर्दी खत्म होने के बाद कंबल बांटने आए। नाम पूछ पूछ कर बांटना शुरू किया तो शकूरन खान सामने आ गई। फिर क्या था, सुखबीर जौनापुरिया ने परोपकार का जो कंबल ओढ़ रखा था वो एक झटके में हट गया। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मत आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरे नहीं है बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा। घटना सवाई माधोपुर में करेड़ा गांव की है। सीताराम मंदिर परिसर में रविवार दोपहर पूर्व सांसद जौनापुरिया ने कंबल वितरण कार्यक्रम रखा, लेकिन कंबल बांटने के नाम पर समाज को बांटने का काम करने लगे। पूर्व सांसद बीच में ही जाने लगे तो कुछ लोगों ने टोका, लेकिन बंटवारे का स्पेशल चश्मा पहने माननीय का जवाब भी तैयार था। तो 4-5 ही रखे सर, कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोगों को देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी है ना। उन महिलाओं की भी सुन लीजिए जिन्हें मजहब के आधार पर नेताजी ने कंबल देने से मना कर दिया। सबको कंबल दे दिए। हमारा नंबर आया तो हमारा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? आपको कंबल नहीं मिलेंगे। आप मोदी जी को गाली निकालते हो। आप एक तरफ हट के बैठ जाओ, जो मुस्लिम है वो एक तरफ हट के बैठ जाओ, बाद में देंगे आपको। बैठे हुए तो नाम पूछ, और भाई ये मोदी ने गाड़ा कार्ड वाला कंबल कौन दे वहाँ बोले तो मन के भाई मोदी ने गाड़ा कार्ड में मैं क्यों गाड़ा काढ़ा माँ काहे लेने देने से जतरा पे कंबल देर वापिस छीन लियो। बीजेपी नेता ये कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए कि बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन बहस तो शुरू होनी ही थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, विडंबना देखिए, यही भाजपा भगवान का नाम सबसे अधिक लेती है, लेकिन जब बात करुणा, गरिमा और निस्वार्थ सेवा जैसे दिव्य मूल्यों को जीने की आती है तो बुरी तरह असफल साबित होते हैं। आखिर कितनी पाखंडी, कितनी ओछी और कितनी छोटी मानसिकता है इनकी। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके ऐलान किया कि बीजेपी जहां जहां नफरत की खेती करेगी, हम वहां वहां मोहब्बत के गुलाब लगाएंगे। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी है, लेकिन बात स्वाभिमान की थी।
आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते हैं। खबर बिहार से, जहां विजय कुमार सिन्हा खुद को सवर्ण समाज से जोड़कर रैगिंग की बात उठा चुके हैं पहले विधानसभा में। अब वो स्कूल्स के नजदीक मीट की दुकान बंद कराने की बात कर रहे हैं। इस पर विपक्ष का आरोप है कि ये तो यूपी मॉडल है। नीतीश कुमार की डिप्टी विजय कुमार सिन्हा मानते हैं कि बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो मांस मछली खाते हैं। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सामाजिक सौहार्द के लिए और बच्चों के हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट और खुले में भीड़ भाड़ के जगह पर इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित करता है। इससे हटकर जो नियम है, उस नियम के तहत लोग काम करें। हमको खान पान से आपत्ति नहीं, लेकिन सामाजिक सौहार्द और पवित्रता की भावनाओं को चोट न पहुंचे। देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है, अब बीजेपी हावी है, अब यहाँ जोगी मॉडल को लाना चाहती है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी तो बेबस हैं, तो सबको दिख रहा है उनकी क्या हालत है। तो ये किसी भी तरह से कोई भी नियम कानून बनाने के पहले हर चीज़ का दोनों पक्ष सोचना चाहिए। हम जो भी बीजेपी के लोग इस तरह की बात करने में लगे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सबको पता है। अब स्कूल कॉलेज के बगल में तो बहुत ही अल्प दायरे में होगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि राज्य के आम लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। हम इसके प्रोसेसिंग यूनिट की ओर बढ़े तो स्कूल कॉलेज के अगल बगल तो बहुत ही सीमित दायरा में है। तो आदरणीय विजय सिन्हा जी ने यह मंतव्य दिया है, तो इससे क्या परेशानी है? इसके पहले विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया था कि सवर्ण होने के कारण कॉलेज में उनकी रैगिंग हुई थी। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। जानकार मानते हैं कि यूपी में जो ब्राह्मण मुद्दा शुरू हुआ है वो बिहार को भी प्रभावित कर रहा है। जब विजय कुमार सिन्हा खुद को भूमिहार ब्राह्मण पहचान से जोड़ते हैं तो वो सीधे तौर पर उस सवर्ण स्वाभिमान को आवाज देते हैं जो यूपी और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी का मुख्य आधार रहा है। इसी तरह खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना भी सांस्कृतिक और हिंदुत्व से जुड़ा एजेंडा माना जा रहा है। ध्यान देने की बात है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी तरह के कड़े फैसले लिए हैं। तो क्या बिहार में इस तरह के फैसलों को लागू करना ये दिखाता है कि बीजेपी बिहार में भी उसी हार्ड हिंदुत्व मॉडल को ला रही है?